हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़गार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 पहले आ चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखिए और ये बताइए कि आपकी 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और यहाँ पे बेहतरीन प्रश्नों की जो संग्रह है उनको व्याख्या सहित देखेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा और इसे पॉज करके आप पहले अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो है वीडियो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, इनके ये ऑप्शन है। तो जो कालिदास की जो महाकाव्य है जो सती प्रथा का उल्लेख करता है वो करता है ऑप्शन बी, कुमार संभव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार संभव। अगर पूछा जाए कि सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किस अवलेख में है, मतलब ऐसा कौन सा अवलेख है जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, तो वो है एरड़ अभिलेख। और एरड़ अभिलेख ये किसका है? ये भानुगुप्त का है, यानी भानुगुप्त के द्वारा इस एरड़ अभिलेख को उल्लेखित करवाया गया है जिसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लेकिन कालिदास के महाकाव्यों का पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार संभव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? यानी मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो से जो खोजें प्राप्त हुई, यानी जो जो मोहरें हैं, जैसे पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं यानी अन्नागार, और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। यानी जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो मृतकों का टीला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिलता है? यानी अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाब्रू, या ऑप्शन बी मास्की, या ऑप्शन सी जूनागढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक का जो अशोक नाम मिलता है वो मिलता है मास्की अभिलेख में। ये मास्की कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और अशोक जो मगध का सम्राट, मतलब अशोक जो स्वयं को मगध का सम्राट बोलता है, वो किस अभिलेख में बोलता है? तो वो भाब्रू, इसमें यह स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करता है। तो अगर पूछे कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है तो वो हो जाएगा भाब्रू। लेकिन अशोक का अशोक नाम जो मिलता है वो मास्की अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मास्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बैडमिंटन, या ऑप्शन बी हॉकी, या ऑप्शन सी टेबल टेनिस, या ऑप्शन डी गोल्फ। तो जो सुल्तान अजलन शाह संबंधित है वो है हॉकी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हॉकी से कुछ और जो कप हैं, जैसे कि आगा खां कप, ध्यानचंद कप यानी ध्यानचंद ट्रॉफी या कप, और मुरगुप्पा मुरगप्पा कप। बैडमिंटन से बैडमिंटन से थॉमस कप। और थॉमस कप ये पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। और एक है उबेर कप।
ये केवल महिलाओं के द्वारा ये पूछा जाता है, यानी कि निम्न में से कौन-सा कप है जो केवल महिलाओं के द्वारा खेला जाता है बैडमिंटन का? तो वो हो जाएगा उबेर कप, लेकिन पुरुषों के द्वारा थॉमस कप। एक और कप है जो मिक्स खेला जाता है, सुधीरमन कप। ये भी बैडमिंटन का कप है। ये इसमें मेल एंड फीमेल यानी महिलाएँ पुरुष दोनों सम्मिलित रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रख लीजिए। गोल्फ से है राइडर कप और वाकर कप, ये 2 कप हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में मलेशिया से हुई थी और वहीं मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलन शाह के नाम पर इस कप का नाम रखा गया है। तो ये हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण यानी परमाणु जो बनता है वो किन निम्न में से बनता है? तो परमाणु में जो शामिल होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 शामिल होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन नहीं होता है, प्रोटॉन भी नहीं होता है, हाँ न्यूट्रॉन। ये हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 शामिल होते हैं, न्यूट्रॉन भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो इजी क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उनका जो जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 मई। चलिए अगला प्रश्न। इससे पहले देख लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार उन्हें 1913 में मिला था। और किस कविता संग्रह के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, लेकिन गीता रहस्य ये बीजी तिलक की कविता है, यानी बीजी तिलक का बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है और गीता रहस्य बीजी तिलक की यानी बाल गंगाधर तिलक की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 मई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जो चौगान खेलते समय जो मृत्यु हुई थी वो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी और ये 1206 से 1210 तक शासक रहा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गौरी मोहम्मद गौरी का जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम इल्तुतमिश था। तो इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जो 1236 से 1240 तक शासन किया था इसने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था।
या दिल्ली में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 भी है, उसमें कहता है कि उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 15 में क्या कहता है? 15 में कहता है कि धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि जो संसद है वो नागरिकता की अर्जन, समाप्ति से संबंधित कानून बना सकती है। यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता ग्रहण करने या उसे समाप्त करने से संबंधित जो संसद कानून बना सकती है वो किस आर्टिकल के तहत बना सकती है? आर्टिकल 11 यानी 11 11 के। और आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य भाषा को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 यानी 17 में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 120 यानी 120, या अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, या अनुच्छेद 343 का सेकंड, या अनुच्छेद 348। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो ये कहा गया है आर्टिकल 343 का फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की दो भाषाएं कौन सी हैं? ये क्वेश्चन सही से पढ़ना है। इसमें केवल ये पूछा गया है कि संघ की, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी दो भाषाएं पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो कार्यकारी जो भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ये तो कार्यकारी भाषाएं हैं, लेकिन इसमें केवल दो भाषाएं पूछा गया है। तो हिंदी, हिंदी है नहीं, चीनी है, अरबी और चीनी। अरबी और चीनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र की टोटल 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं। और ये जो दो भाषाएं हैं ये जो यूएनओ है उसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। तो केवल इसमें ये पूछा गया कि दो भाषा कौन सी है, तो दो भाषा हो जाएंगी अरबी और चीनी। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सवाना क्या है? तो ऑप्शंस दिए हैं, अफ्रीका के समशीतोष्ण घास क्षेत्र हैं, या ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं, या अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं, या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं। तो जो सवाना घास के जो मैदान हैं वो हैं ऑप्शन सी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र। तो चलिए ये देख लेते हैं कि कुछ घास के मैदान भी देख लेते हैं। तो जो प्रेरीज हैं, यह नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। और पंपास जो
घास के मैदान हैं, ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। और वेल्ड, वेल्ड जो घास के मैदान हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। और डाउन्स, डाउन्स जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हैं। और कटिंगा जो घास के मैदान है वो ब्राज़ील के घास के मैदान हैं। तो ये कुछ घास के मैदान हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। ये यूपी के वाराणसी में स्थित है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ पे ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत होती है वहाँ कर देते हैं, बाद बाकी ये सिर्फ फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो इसे याद करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछ रहा है कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए असम, या ऑप्शन बी मेघालय, या ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो आपको सब पता है कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है असम में है। असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये असम के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। मेघालय के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं बालपक्रम और नोकरेक। ये मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और मिजोरम के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं फांगपुई और मुरलेन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी? तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति जो पेश की गई थी वो की गई थी अप्रैल 1948 में। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। और जो दूसरी औद्योगिक नीति जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी 1956 में। तो पूछ रहा है पहली कब की गई थी? तो पहली 1948, लेकिन दूसरी कब की गई थी? दूसरी 1956 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1948। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय सोलर मिशन से, या राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, या स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मिशन से, या राष्ट्रीय बांस मिशन से। तो जो सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन जो संबंधित है वो है बागवानी से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए कुछ क्रांतियां देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हरित क्रांति है वो संबंधित है कृषि से। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड ये जो संबंधित है ये दुग्ध या डेयरी उत्पादों से संबंधित है। और अगली क्रांति है नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, ये मछली या मत्स्य पालन से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति ये फल, शहद या बागवानी से, यानी जो गोल्डन रिवॉल्यूशन थी तो ये फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। उसमें सिर्फ बागवानी दिया था तो इसलिए बागवानी संबंधित है। पीली क्रांति ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से। और जो लाल क्रांति जो संबंधित है वो है मांस और टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति का जो संबंध है वो है पेट्रोलियम उत्पादन से। और ग्रे क्रांति का जो संबंध है वो संबंध है उर्वरक क्रांति से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की राजधानी मोगादिशु है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ए इथियोपिया, यानी राजधानी पूछी है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजधानियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो उसी को देखते हुए हमने ये प्रश्न लिया है। तो पहला ऑप्शन है इथियोपिया, दूसरा ऑप्शन है केन्या और तीसरा ऑप्शन है सोमालिया या ऑप्शन डी है जिबूती। तो जो मोगादिशु है, तो देख लेते हैं इनकी राजधानियाँ। जिबूती की राजधानी क्या है? जिबूती जिबूती सिटी है। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। और इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिश अबाबा। तो पूछा है कि मोगादिशु, मोगादिशु किसकी राजधानी है? ऑप्शन सी सोमालिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल एक ही कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलगांव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? जो 1984 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए विजय था, या ऑप्शन बी मेघदूत, या ऑप्शन सी ब्लैक स्काई, या ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। तो जो ऑपरेशन गंगा का जो संबंध है वो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय जो नागरिक थे वो फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। यानी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था। और जो ऑपरेशन विजय था ये 2 बार चलाया गया था। एक तो 1961 में चलाया गया था, ये जब गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। और 1999 में कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय 2 बार चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत, जो 1984 में जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो युद्ध हुआ था वहां चलाया गया था सशस्त्र सेनाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? तो सती प्रथा का वो जो समाप्त किया था विलियम बेंटिंग ने सन 1829 में समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से कुछ करंट के क्वेश्चन पूछ भी लिए हैं हमने जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रही फैसी ओलेला स्मिथी किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन है ए गहरे समुद्र ईल की, या ऑप्शन बी मकड़ी की, या ऑप्शन सी मेढक की, या ऑप्शन डी चींटी की। तो फैसी ओलेला जो स्मिथी प्रजाति है वो खोज की गई है हाल ही में। तो वो गहरे समुद्री ईल की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव फर्स्ट की जो प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो जो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो एनडीए जो अकादमी है वो पुणे मानी महाराष्ट्र की पुणे अकादमी के परिसर में स्थापित की गई है। और इसका जो अनावरण किया है वो अमित शाह ने किया है। ये भी पूछ लेता है कि बाजीराव प्रथम की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन दे देगा, महाराष्ट्र के सीएम दे देगा, या नरेंद्र मोदी दे देगा, अमित शाह दे देगा। तो ऐसे पूछ लेता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? पुणे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट रीजन किस राज्य में स्थित है? तो जो धोलेरा है ये गुजरात में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, या ऑप्शन बी उड़ीसा, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा गुजरात में, यानी ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह अंतिम प्रश्न है। तो पूछ रहा है कि भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन 121, या ऑप्शन बी 139, या ऑप्शन 140, या ऑप्शन डी 165। तो आप सभी को पता है कि 2025 में टोटल 139 जो पद्म अवार्ड दिए हैं उनकी घोषणा की गई थी। तो जिनमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 ये पद्मश्री हैं। तो टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं? तो 139 ऑप्शन बी सही है इसका, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं और 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, और ये आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं वो कमेंट करने में ना भूलें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।